बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल 25 जुलाई का दिन था और आज से 5 साल कबल यानी 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन के नाम पे एक ड्रामा रचाया गया था जिसमें इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब को सेलेक्ट करवा कर वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बिठा दिया गया। उनका प्रोजेक्ट वैसे तो 2010 में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया था जो 2018 को नुक़्ते उरूज को पहुंचा, लेकिन 5 साल कबल 25 तारीख़ को ही उन्हें सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए RTS बिठाया गया, फिर पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया और फिर बावर्दी लोगों से PTI के उम्मीदवारों के हक़ में टप्पे लगवाए गए। ज़्यादातर हलकों में कासिम खान सूरी की तरह तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को कामयाब डिक्लेयर करके महमूद खान अचकज़ई और रईसानी जैसी कदावर शख्सियात को पार्लियामेंट से बाहर रखा गया। इमरान खान को सेलेक्ट करने के लिए मीडिया को बदतरीन जबर के दौर से गुजारा गया। उस दिन जब जियो के इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैंने असफंदियार वली ख़ान की बेटी जो कि उन्हीं की पोलिंग एजेंट थी और इसीनों के दीगर पोलिंग एजेंटों को जबरन बाहर निकलवाने की बात की तो ISPR के दबाव पर मुझे इलेक्शन ट्रांसमिशन से बाहर निकाला गया। फिर जब मैंने कॉलम में उस दिन की दांदी का जिक्र किया तो उसकी बुनियाद पर पूरे जियो न्यूज़ को बंद कर दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब के दौर इक़्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मीडिया की जो ज़बाबंदी की गई उससे पूरी कौम वाकिफ़ है। अदलिया को जिस तरह इस्तेमाल और रुसवा किया गया वो भी पूरी कौम जानती है, लेकिन सब कुछ 25 जुलाई को नहीं हुआ। उससे कबल दीगर जमातों के लोगों को ब्लैकमेल करके और जेलों में डालकर PTI में शमूलियत पर मजबूर किया गया। तब मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, MQM और कौम परस्त जमातों के साथ वो सलूक होता रहा जो इस वक्त PTI के साथ हो रहा है। तब PTI के लोग फ़ौज और उसके एजेंसियों के शह पर इतराते और हम जैसे गरीबों को दबकाते रहे। पीपल्स पार्टी और JUI भी दबाव में रहीं, लेकिन ज़हीन तरीन होने की वजह से इन दोनों जमातों की क़ियादत इस्टेब्लिशमेंट से दरपर्दा लेन देन करके अपने आप को तरीके से बचाती रही। लेकिन जुल्म, जबर, ब्लैकमेलिंग, बेशर्मी और मुखालिफिन की इज़्ज़तों की पामाली के ज़रिए बिलाखिर इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अपने नारों और दस्तूर को एक तरफ रख कर वो दूसरों के इशारों पर हुकूमत करने लगे। कुछ फैसले इस्टेब्लिशमेंट करती रही, सर आइना उनका अक्स था और पस आइना इस्टेब्लिशमेंट थी। अहम तरीन तकर्रियाँ उन्होंने अपनी अहलिया के ख्वाबों और इशारों पर कर दी। खारजा पॉलिसी वो गोल्डस्मिथ के बेटों और जेरेड कुश्नर जैसे लोगों के इशारों पर चलाते रहे। अपनी तरफ से उन्होंने हुकूमती टीम में जो लोग शामिल किए वो 3 किस्म के लोग थे। एक वो जो खान साहब के ATMs थे, दूसरे वो जो मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ मुल्कों में उनके ज़ाती मेहमान गुजार हुआ करते थे जब वो वहाँ जाते थे, और तीसरे वो जो IMF या मगरबी लॉबी ने उनके पास भेजे थे। चुनांचे जब तक वो इक़्तिदार में रहे उन्होंने ना कानून का ख्याल रखा, ना अखलाकियात का, ना पाकिस्तानी मशरक़ियत का और ना कौम की ज़रूरियात का। इमरान खान की तरजीह सियासत और सहाफ़त में मौजूद अपने मुखालिफिन को ज़ेर करना रही। उन्होंने सियासी, माशरती और सहाफ़ती कल्चर को तबाह और पोलराइज़ कर दिया। वो सियासी मकासद के लिए रियासत मदीना का नाम लेते रहे, लेकिन टीम ऐसे लोगों पर मुश्तमिल बनाई थी कि जिनके किरदार को देखकर शैतान भी शर्मा जाए। जहांगीर तरीन से लेकर मोहसिन बेग तक एक एक मोहसिन के गिरेबान में उन्होंने हाथ डाला और आखिर में अपने सबसे बड़े मोहसिन यानी फ़ौज से भी अपनी अहलिया और मगरबी ताकतों की शय पर लड़ पड़े। चुनांचे उनका वो हशर हुआ जो एक तख्लीक का अपने खालिक से लड़ाई की सूरत में हुआ करता है। इमरान खान तो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सर से इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती का हाथ उठ जाने के बाद अपोजिशन के लिए इक़्तिदार का रास्ता साफ हो गया और मौका से फ़ायदा उठाकर मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में मरकज़ में तमाम जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत कायम हुई। हमारा ख्याल था कि इमरान खान के दौर के जबर व सितम से इन जमातों ने कुछ सबक सीखा होगा, लेकिन अफसोस कि नई हुकूमत में शामिल जमातें PTI के नक्श कदम पर चलने लगी। एक साल में करप्शन और बैड गवर्नेंस की ऐसी मिसालें कायम हुई कि लोग PTI के दौर को भूलने लगे। सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि अब के बार JUI मरकज़ में पीपल्स पार्टी से बारी ले गई और आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ में बाजी ले गई। बहरहाल जैसी तैसी इस हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली और अब चंद रोज़ में मरकज़ में भी इलेक्शन कराने के लिए निगरान हुकूमत कायम हो रही है, जबकि सूबों में भी कायम होंगी और 2 सूबों में पहले से कायम है। लेकिन बदकिस्मती से मस्बत सियासत से के ज़रिए मुकाबला करने की बजाय अब PTI मुखालिफ जमातें ये चाहती हैं कि वो 2023 की PTI बन जाएँ और जिस बेशर्मी और गैर अखलाकी अंदाज में
عمران خان اقتدار پر فائز ہوئے تھے اس انداز میں یہ لوگ بھی فائز کرائے جائیں۔ مثلاً یہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ 2023 کے عمران خان بن جائے اور ان کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ بن جائے۔ جے یو آئی چاہتی ہے کہ وہ اس دور کی پی ٹی آئی بن جائے اور ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ وہ 2018 کی اسٹیبلشمنٹ بن جائے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ آج کی پی ٹی آئی بن جائے اور ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ وہ کردار ادا کریں جو کہ 2018 میں پی ٹی آئی کے لیے اس نے ادا کی تھی۔ اب اس کی ایک واضح مثال بعض لوگوں کا اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنانے کی خواہش ہے۔ بلا شبہ اسحاق ڈار صاحب بہت باصلاحیت آدمی ہیں اور انہوں نے مشکل وقت میں ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ وہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار اور بااعتماد ٹیکنوکریٹ ہیں، لیکن نگران وزیر اعظم کے لیے پہلی کوالیفیکیشن وہ ان کا غیر جانبدار ہونا ہے۔ ان جماعتوں کا پی ٹی آئی بننے کی خواہش کا دوسرا نمونہ خیبر پختونخوا میں نگران حکومت کے نام پہ قائم نااہل ترین، کرپٹ ترین اور سیاسی لیڈروں کے اے ٹی ایمز پر مشتمل حکومت ہے۔ جس طرح کچھ لوگ مرکز میں میاں نواز شریف کے سمدی کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرٹ کو پامال کر کے اپنے سمدی حاجی غلام علی صاحب کو گورنر بنایا۔ اب وفاق اور کے پی حکومت میں مولانا کے ساتھ بیٹھے اے این پی کے ایمل ولی خان، پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی اور مسلم لیگ نون کے ترجمان اختیار ولی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ صوبے کا ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ وہ حاجی غلام علی ہے، نہ کہ وزیر اعلیٰ ہے، جبکہ وہ جے یو آئی پر کرپشن اور میرٹ کی خلاف ورزی کے بھی بدترین الزامات لگا رہے ہیں۔ اور ان دنوں حاجی غلام علی صاحب جگہ جگہ تقریریں کر کے مجھے امریکی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے پچھلے بھی لاکھ میں بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے رہیے، آپ پی ٹی آئی سے زیادہ کردار کشی نہیں کر سکتے، اور اگر میں اس وقت باز نہیں آیا اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ اس عمل میں شریک تھی، اگر اس سے میں باز نہیں آیا تو آپ کے فتووں سے اور اس طرح کی کردار کشی کے مہم سے بھی میں سچ بولنے سے انشاءاللہ باز نہیں آؤں گا۔ لیکن بہرحال مذکورہ تینوں جماعتوں کے یہ رہنما اب ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں ہمارے تین جبکہ جے یو آئی کے 1 درجن سے زائد وزیر ہیں۔ اب یہ صوبہ بدترین حالت جنگ میں ہیں، لیکن یہ لوگ عہدوں پر جگڑ رہے ہیں اور لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں اور امن و امان کے مسئلے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ جے یو آئی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہے، لیکن عسکریت پسندی جو صوبے کا سب سے بڑا ایشو ہے اس سے متعلق جے یو آئی کا کوئی بیانیہ نہیں۔ یوں وقت کا تقاضا ہے کہ صوبے میں متنازع گورنر اور متنازع سیاسی کابینہ کو ہٹا کر ٹیکنوکریٹس پر مشتمل غیر جانبدار کابینہ بنائی جائے۔ حالات اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات یوں بھی متنازع ہوں گے، اور اگر غیر جانبدار کی بجائے اس طرح کے واضح اور جانبدار حکومتوں کی موجودگی میں انتخابات کرائے گئے تو یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ ہمارا کام توجہ دلانا تھا، باقی مرضی ہے مرضی چلانے والوں کی۔ وما علینا الا البلاغ۔